हेलो गाइस, जय हिंद। तो अनअकैडमी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे गाइस। तो अनअकैडमी में एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर है। अगर आपको मतलब ये चाहिए ऑफर तो तुरंत आज ही लो, क्योंकि जनवरी 1 से 3 जनवरी तक सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी अनअकैडमी में मिल रहा है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे कैपिटल लेटर में झा सर को परचेज करते समय, कोई भी प्लान अनअकैडमी में आप परचेज कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड परचेज कर रहा है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तुरंत जो है वो अब इसको परचेज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये अभी डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें प्लान लेने पर और झासर कोड का उपयोग करने पे। राइट। और बाकी इसके अलावा अभी बहुत सारे इनके कोर्सेज जो है वो शुरू होने वाले 5 जनवरी से। तो इनको डेफिनेटली जो है वो आप ज्वाइन करें। और हर संडे यहाँ पर एक मेगा क्विज होता है, तो इस पर भी पार्टिसिपेट करें। ये स्कॉलरशिप भी इसमें आपको मिलेगी, 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर संडे को 11 बजे, राइट, भूलना मत, संडे को 11 बजे अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में। तो यहां पर आप ज्वाइन कर लेना 11 बजे जाकर। और कोड अगर मांगेगा तो कोड में भी झासर ही यूज करना है कैपिटल लेटर में। टोटल 56 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का क्विज होगा। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्विज जो है वो जरूर अटेम्प्ट किया करो। और बाकी कैपिटल लेटर में आप झासर हमेशा यूज करना। आप या आपका कोई भी फ्रेंड अगर कुछ भी चीज परचेज करते हैं अनअकैडमी से तो उसमें आपको काफी यानी कि जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ईएमआई पर भी जो है वो आपको कोर्सेज ऑफर करती है, तो ईएमआई पर भी कोर्सेज ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लोन चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपको बतानी थी। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनगणना की बात करेंगे और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की बात करेंगे। तो बताया जा रहा है कि सेंसस का पहला फेज और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के डिटेल्स को, डेटा को कलेक्ट करना और अपडेट करने का जो फेज है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है सितंबर तक। और पोस्टपोन करने की वजह आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से। बट आपको यह पता होना चाहिए कि सेंसस के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। तो सेंसस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि एक डेटा एटलीस्ट 3 महीने पहले, एक प्रॉपर सुनिश्चित डेटा कि डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज कितनी है, सब डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज कितनी है, टोटल कितनी तहसील है देश में, कितने तालुकाज हैं, कितने पुलिस स्टेशन है। आपने कभी सेंसस को रीड किया होगा तो उसमें फिगर्स रहता है, नंबर रहता है कि हमारी कंट्री में ये फलाना जो स्टेट है, ये राज्य जो है उसका क्षेत्रफल इतना है, राइट, इतने पुलिस थाने हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो ये सब पूरे डेटा आपको मिलते हैं। इस राज्य में इतनी इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन है। तो ये सब चीजें आपको सेंसस के तहत जो है वो पता लगती है। तो ये सब डेटा होना अनिवार्य होता है सेंसस के पहले, राइट। मतलब यानी कि सेंसस रिलीज करने के और इवन सेंसस को बनाने के 3 महीने पहले पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अवेलेबल, राइट। जिसको हम लोग बोलते हैं मेनली फ्रीजिंग बाउंड्री। फ्रीजिंग बाउंड्री की एक्चुअली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि जिस डेट पर पिछला सेंसस रोका गया था, राइट, पिछले सेंसस के डेटा जो है वो जिस डेट पर फ्रीज कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, उस डेट से लेकर अभी एट प्रेजेंट जो फ्रीजिंग डेट जो है, राइट, जब हम लोग 2021 का सेंसस रिलीज करेंगे तो उससे पहले की जो फ्रीजिंग डेट जो होगी कि उसके बाद का डेटा जो है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ उतना ही डेटा जो है वो लिया जाएगा। तो इस बीच जो भी चेंजेस आए हैं उसको नोटिस करके, उसको रिकॉर्ड करके एक नया डेटा जो है वो बनाना होता है। बट आप इतना मतलब डिटेल में मत इस पर जाइए, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन होगी, समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सेंसस के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लेटेस्ट सेंसस बनाने से पहले पूरी प्रॉपर डेटा जो है वो ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल हो कि देश में जो अलग अलग स्टेट्स जो है, राज्य जो है, उनकी क्या बाउंड्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट की कितनी बाउंड्रीज हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है, राइट, किस एरिया पे, किस जगह पर कितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ये इस प्रकार की, कितने पुलिस थाने हैं, कितने तालुका, ऐसी पूरी डिटेल जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेंसस जो है वो बनता है। और सेंसस आप जानते ही हैं, जनगणना जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कंट्री के साइज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक के बारे में, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, और भी हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो हम लोग को देखने को मिलती है, उससे संबंधित और भी काफी सारी जानकारी जो है वो हमें मिलती है सेंसस के माध्यम से। और क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि पहला सेंसस जो है वो कब शुरू हुआ था इंडिया के अंदर। तो 1872 में ब्रिटिश इंडिया के दौरान शुरू हुआ था। ब्रिटिश वाइस रॉय लॉर्ड मेयो, तो ये नाम याद रखना, लॉर्ड मेयो, क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। लॉर्ड मेयो के अंडर 1872 में पहला सेंसस, पहली जनगणना जो है वो शुरू हुई थी। और इसने मदद करी थी, इस जनगणना ने,
ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसीज बनाने के लिए, ब्रिटिश इंडिया के प्रोग्राम्स बनाने में काफी मदद जो है वो करी थी ब्रिटिश सरकार की, राइट। और 1881 से पहली संपूर्ण जनगणना शुरू हुई भारत में। पहली सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 से शुरू हुई और उसके बाद से हर 10 सालों में सेंसस जो है वो जारी होता आ रहा है अभी तक, राइट। और सेंसस जो है वो कौन कंडक्ट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, जो कि कंडक्ट करते हैं सेंसस को। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, तो इनको कार्य सौंपा गया है जनगणना के संचालन का, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है इनको, इन ऑफिसर्स को, जनगणना को कंडक्ट करने की। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए तो सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी सेंसस जो है वो पोस्टपोन हुए हैं, राइट। अभी तक सेंसस जो है वो रिलीज नहीं हुआ है और उसका इवन डेटा भी प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं हुआ है कोविड-19 के कारण, राइट। तो इसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और सेंसस जो है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्रेडिबल सोर्स माना जाता है, बहुत सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है इंफॉर्मेशन का, जानकारी का। हमें इसमें काफी सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि हमारी डेमोग्राफी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमारी जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां देश की क्या है तो उसका एक आइडिया लगता है, लिटरेसी और एजुकेशन, साक्षरता और शिक्षा का आइडिया लगता है, हाउसिंग और हाउस होल्ड एम्यूनिटीज का, आवास और घरेलू सुविधाओं का आइडिया मिलता है, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, शहरीकरण, प्रजनन, मृत्यु दर, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब की जानकारी मिलती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जानकारी मिलती है, लैंग्वेजेस की जानकारी मिलती है कि देश में किस किस जगह पर कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जा रही है, भाषा जो है वो कितनी ज्यादा बोली जा रही है, कौन सी भाषा लुप्त होने की कगार में। तो ऐसी जानकारी मिलती है जो कि हमारे पॉलिसी मेकर जो है वो इन जानकारी की मदद से पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप इस डेटा का उपयोग करके पॉलिसी बनाओगे अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, राइट। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेंसस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेंसस का अगर मीन्स में अगर क्वेश्चन आता है लिखने के लिए तो आप ये जरूर लिखिएगा कि सेंसस की महत्व, कि ऋग्वेद के पीरियड से सेंसस जो है वो, उसकी महत्व थी। ऋग्वेद के पीरियड से पॉपुलेशन काउंट जो है वो किया जाता था। 800 से 600 बीसी के पीरियड में, 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान भी जनसंख्या गणना की जाती थी, राइट। जनसंख्या, पॉपुलेशन की काउंट जो है वो किया जाता था, तो जनगणना होती थी उस समय भी। और कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र 3rd सेंचुरी बीसी के दौरान, तो इसमें भी बताया गया है कि स्टेट को जो है वो पॉपुलेशन को काउंट करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है राज्य के लिए, राइट। पॉपुलेशन काउंट करना, राइट, एक टैक्सेशन के पर्पस के लिए, राइट, कर लगाने के पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पॉपुलेशन को काउंट करोगे, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स रखोगे अपने पास, तब जाकर तो एक टैक्सेशन की पॉलिसी बना पाओगे। तो ये अर्थशास्त्र के अंदर भी कौटिल्य ने गाइड किया है, राइट। फिर मुगल राजा जो अकबर हुआ करते थे, तो उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, क्या नाम है उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का? आईना ए अकबरी, आईना ए अकबरी। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है अकबर की। तो इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है, बहुत सारा डेटा हम लोग को मिलता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, काफी सारे ऐसे डेटा जो है वो मिलते हैं, राइट। तो वहां पर भी जनगणना जो है वो हुआ करती थी, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में आप जानते हो, तो सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या डिफरेंस है, आइए इनको समझते हैं। पहले तो ये जान लो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का क्या उद्देश्य है। तो ये क्रिएट करना कि हमारी कंट्री के अंदर जो यूजुअल रेसिडेंट्स है, तो उनका एक डेटाबेस तैयार करना। तो आपको यूजुअल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, तो इसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यूजुअल रेसिडेंट कौन है? एक व्यक्ति जो कि एक लोकल एरिया पर पिछले 6 महीने से रह रहा हो और अगले 6 महीने तक रहने की इच्छा रखता हो, या 6 महीने या उससे ज्यादा रहने की इच्छा रखता हो। जैसे कि आपको पता होगा इस कि लोग शिफ्ट करते हैं, लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर शायद आप कहीं पर गए होगे दूसरी स्टेट में पढ़ने के लिए, आप दिल्ली चले गए होगे अपने राज्य से पढ़ने के लिए, या कहीं पर गए होगे पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो आपने अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरी जगह जाकर आप रहने लगे। तो उस क्षेत्र पे अगर आप 6 महीने से रह रहे हैं और आपका इंटेंशन है अगले 6 महीने तक और उस जगह पे रहने का, रुकने का, तो आप क्या होंगे? यूजुअल रेसिडेंट होंगे उस जगह के, राइट। तो
होता है, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं समय समय पर। हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग बाग जो है वो काम के पर्पस के लिए माइग्रेट करते हैं, इधर उधर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड भी तो होना बहुत जरूरी है ना पॉलिसी मेकर्स के पास। जैसे कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, राइट, कितने लोग हैं, क्या चेंजेस आया है, कहीं आपकी डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है वो माइग्रेट करके दूसरी जगह तो नहीं चले गए या आए तो नहीं है, राइट। तो वो सब चीजें भी तो देखना जरूरी है ना। तो ये अपडेट डेटा हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड डेटा होगा तब जाकर तो फिर आप अच्छी पॉलिसी बना पाओगे करंट सिनेरियो के हिसाब से, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो यूजुअल रेसिडेंट का एक डेटाबेस तैयार किया जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर। तो आप ये समझ गए होंगे कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है। तो उसमें मेन फोकस किया जाता है यूजुअल रेसिडेंट के ऊपर, राइट, हमारी कंट्री के। और ये मैंडेटरी है सभी यूजुअल रेसिडेंट्स के लिए अपने आप को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो है वो रजिस्टर करवाना, राइट, यानी कि इंफॉर्मेशन देना, राइट। और सेंसस जैसा ही डेटा इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है। और सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 15 के तहत जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको कॉन्फिडेंशियल जो है वो रखा जाता है, उसको गोपनीय जो है वो रखा जाता है उस डेटा को। और उसको सिर्फ रिलीज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही, प्रशासनिक स्तरों पर ही इन डेटा को रिलीज किया जाता है, राइट। सेंसस का डेटा, तो सेंसस का डेटा जो होता है वो सिक्योर्ड रहता है, उसको गोपनीय रहता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, राइट। तो उसको रिलीज नहीं किया जाता। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करें गाइस तो पहली बार 2010 में इसको लाया गया था और इसको 2015 में अपडेट किया गया है। और अभी तक हमारे पास रेसिडेंट का जो टोटल डेटाबेस है वो 119 करोड़ यूजुअल रेसिडेंट का हमारे पास डेटाबेस है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएगा गाइस, तो हमारी कंट्री के जो कॉमन रेसिडेंट है उनको रजिस्टर करने की ये प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है। विलेज लेवल तक रिकॉर्ड बनाकर रखा जाता है और इसको समय समय पर अपडेट किया जाता है कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो बर्थ से रिलेटेड हो, डेथ रेट से रिलेटेड हो, माइग्रेशन के कारण जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस क्षेत्र में, तो उसको अपडेट करना जरूरी होता है, राइट। और अगला फेज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो है वो अपडेट किया जाएगा हाउस लिस्टिंग के साथ कि कितने घर हैं एक जगह पर, राइट। और हाउस काउंटिंग जो है वो की जाएगी 2021 के लिए, बट अभी के लिए कोविड-19 के कारण उसको पोस्टपोन जो है वो कर दिया गया है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर। काफी सारे जो राज्य हैं जहां पर अपोजिशन पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है, उन्होंने कहा है कि इस डेटा को आप अपडेट मत करो, राइट। अपडेटेशन से के विरोध है ये कि इस डेटा को आप अपडेट मत करो, राइट। क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से एसोसिएटेड है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि सेंसस क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है। तो सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एक आपको आइडिया लगी गया होगा, राइट। और इसके अलावा ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो क्या होता है। आपको आसाम का केस पता है, आसाम के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की एनआरसी की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिली है। काफी लोग जो है वह एनआरसी के विरुद्ध थे। एनआरसी में हुआ क्या था, क्या मेन पर्पस था एनआरसी का, कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो एनआरसी का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि आसाम में रहने वाले जो फॉरेन इंडिविजुअल हैं, यानी कि जो लोग इलीगल तरीके से आसाम में रह रहे हैं बिना इंडियन सिटीजनशिप के, बिना अप्रूवल के, राइट, जो इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको फॉरेन अपनी कंट्री के अंदर डिपोर्ट करना, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव है एनआरसी का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का, राइट। तो आप समझिए होगी एनआरसी का ऑब्जेक्टिव अलग है। एनआरसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करके जो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको बाहर भेजना, वापस उनकी कंट्री में जो है उनको डिपोर्ट करना। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आपको क्लियर हो गया। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि यूजुअल रेसिडेंट को आइडेंटिफाई करना, राइट, एक डेटाबेस तैयार करना यूजुअल रेसिडेंट का। और यूजुअल रेसिडेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। और सेंसस के बारे में तो आप जानते हैं, ये प्रॉपर जानकारी हमें प्रोवाइड कराता है, राइट, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, साइज के बारे में, राइट, बाउंड्रीज के बारे में अलग अलग स्टेट की, राइट, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस हम लोग को सेंसस का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको एक जनरल सा डिफरेंस पता लग गया तीनों के बीच में, राइट। तो यही चीजें कह रहे थे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बीच में एक लिंक है। तो इसलिए काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसे अपडेट नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा उसको अपडेट करना। क्योंकि इसको आप अपडेट करोगे तो ये एक प्रकार से फिर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उन लोगों को जो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो। तो ये इस प्रकार की चीजें आई थी सामने, बट यू डोंट नीड टू गो इन डेप्थ इन एक्सटेंट, जो कि अभी हम लोग को ये चीज देखने को मिली थी न्यूज में। क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो वेग होती हैं, जिसका आपके एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। जो चीज आपके लिए काम की होगी वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। जो चीज अननेसेसरली स्टफ्स जो होंगे, राइट, फालतू के जो एग्जाम में ना पूछे जाएंगे आपसे, बट हाँ उसकी भी बेसिक सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या अभी चल रहा है। तो वो आपको जनरली तो पता लग ही जाता है,
बट फिर भी मैं भी आपको यहाँ पर बेसिक सी चीज बता दूंगा और बताने के बाद क्लियर कर दूंगा कि यार ये आपके काम का नहीं है, तो इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, राइट। और बाकी सिटीजनशिप रूल्स जो 2003 में फ्रेम किए गए थे, उसके तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पहला स्टेप हम लोग को देखने को मिला था, जिसके तहत नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन या एनआरसी को जो है वो कंपाइल किया गया था। तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ने ही एनआरसी को जो है वो लेकर आई, राइट, यानी कि एनआरसी को कंपाइल करवाया। तो ये चीज थी, तो इसलिए भी लोग जो है वो अपोज करते हैं, कहते हैं कि ये चीज जो है वो नहीं, इसको अपडेट नहीं करना चाहिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। बट हमारा मेन जो टॉपिक था आज का, वो सेंसस के बारे में जो है वो जानना था और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में जानना था। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी रिसेंटली श्रीलंका के द्वारा त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म, इसको संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी लंका आईओसी को 49% हिस्सेदारी दिए जाने की घोषणा की गई है और इस संयुक्त उपक्रम में 51% हिस्सेदारी सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की रहेगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया है कि हमारी इंडियन ऑयल की एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी लंका आईओसी, इसको 49% का शेयर दिया जा रहा है त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म को डेवलप करने के लिए। बट यहां पर सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये वाली न्यूज में जो चीज आई है वो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कंपनी अब एक होगी, इंडियन ऑयल की कंपनी, वो श्रीलंका के अंदर एक ऑयल फार्म को जो है, ऑयल टैंक फार्म को जो है वो डेवलप करेगी, राइट। बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी कंपनी वहां पर स्टैब्लिश हो रही है, मतलब कि त्रिंकोमाली में हम लोग स्टैब्लिश हो रहे हैं, इंडिया का कंट्रोल त्रिंकोमाली पर होने वाला है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है गाइस कि चाइना जो है श्रीलंका के कुछ एरियाज पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहा है, इसी प्रकार से पोर्ट को डेवलप करके, यानी कि पोर्ट डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना कंट्रोल श्रीलंका पर स्टैब्लिश कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो ये डील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डील स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन पर जो चाइना का जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डील। और गाइस, इस डील को हिस्टोरिकल डील भी बताया जा रहा है, एक ऐतिहासिक समझौता भी बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि डेट थी 29 जुलाई 1987, 29 जुलाई 1987 ये डेट थी, 35 साल पुरानी ये डेट की मैं बात कर रहा हूं। इस दिन हमारे जो उस समय के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे जे.आर. जयवर्धने, इन्होंने एक डील पर साइन किया था, एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। ये एग्रीमेंट था इंडो लंका अकॉर्ड, भारत श्रीलंका समझौता। इसी समझौते के प्रावधान में यह चीज मेंशन थी कि त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म को ज्वाइंटली इंडिया और श्रीलंका मिलकर डेवलप करेंगे। तो ये चीज भी इसके अंदर मेंशन थी। तो इसलिए इस टॉपिक के अंदर हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, इंडो लंका अकॉर्ड को भी डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। बट बिफोर कमिंग टू दैट टॉपिक, मैं आपको ये समझाता हूं कि त्रिंकोमाली क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका के पूर्वी जिला त्रिंकोमाली जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें स्थित द्वितीय विश्व युद्ध कालीन तेल टैंक परिसर में तेल भंडार सुविधा की क्षमता लगभग 1 मिलियन टन है, जो श्रीलंका में मांग से कई अधिक है। इतना ज्यादा तेल है कि श्रीलंका की डिमांड जो आज की रेट में है उसको आराम से फुलफिल कर सकता है, और उसकी डिमांड को फुलफिल करने के बाद भी एक बहुत मेजर रिजर्व जो है वो तेल का यहां पर है, राइट। तो और इंडिया का जो शेयर जो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक को डेवलप करने का श्रीलंका के साथ जो है, तो ये हमारे जो रिसोर्स जो होते हैं ना, तेल की डिमांड को भी यहां से फुलफिल कर सकेगा, श्रीलंका से फुलफिल कर सकेंगे हम लोग आगे चल के इन फ्यूचर, राइट। तो ये भी हमारे लिए भी जो है वो फायदेमंद है। ये अगर हम फ्यूल की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट से भी ये डील हमारे लिए फायदेमंद है। और त्रिंकोमाली लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में ऑयल का डिपॉजिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये इंडियन ओशियन पर, राइट। और ये त्रिंकोमाली एक नेचुरल हार्बर के तौर पर जो है वो काम करती है, राइट। त्रिंकोमाली बंदरगाह हम लोग को देखने को मिलता है, ये हम लोग को वेरियस जो हमारे जो नेवी है उनको वेरियस हेल्प जो है वो प्रोवाइड करा सकती है अगर जरूरत पड़ती है उस समय, तो राइट। और ये हमारे
चेन्नई के पोर्ट से काफी नजदीक हम लोग को देखने को मिलती है, चेन्नई की काफी नजदीक है ये, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और चाइना को काउंटर करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम्बनतोता पोर्ट जो है, जो जिस पर चाइना जो है वो आज की डेट में काम कर रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने ये डील जो है वो करी है। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये डील हेल्पफुल होने वाली है। और इवन हो सकता है कि आगे चल के चाइना इस क्षेत्र पर, त्रिंकोमाली पर अपना कंट्रोल जो है वो धीरे से स्टैब्लिश करे, तो वो करे तो उससे पहले कि हम ही कर लें, राइट, उसके करने से पहले। तो काउंटर करने में भी मदद करेगी और उसको रोकने में भी मदद कर रही है ये डील, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग ने जो है वो ये डील के बारे में समझा, जो अभी लेटेस्ट ये डील हुई है, राइट, कि अब हम लोग जो है वो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म जो है उसको ज्वाइंटली डेवलप करेंगे श्रीलंका के साथ। और त्रिंकोमाली की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में एक बेसिक सा हमने आइडिया ले लिया। अब थोड़ा सा ये भी चर्चा कर लेते हैं कि इंडो लंका अकॉर्ड के बारे में भी, राइट, भारत श्रीलंका समझौते के बारे में भी, जो 1987 का था, जिस समझौते में हमने अभी डिस्कस किया कि ये वाली चीज भी इन्वॉल्व थी कि इंडिया और श्रीलंका मिलकर त्रिंकोमाली ये ऑयल टैंक फार्म जो है उसको डेवलप करेंगे, राइट। तो ये राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में ये हुआ था, इसलिए इसको राजीव जयवर्धने अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। राजीव जयवर्धने समझौते के रूप में भी इसको जाना जाता है। 1987 में ये समझौता साइन हुआ था और श्रीलंका में तमिल एवं सिंहली समुदायों के मध्य जारी सिविल वॉर को समाप्त करने के संदर्भ में 1987 में भारत श्रीलंका समझौते यानी कि इंडो लंका अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था कि जो सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका के अंदर, राइट, तो उसको खत्म करना था। जो तमिल्स के बीच में और सिन्हालास के बीच में जो सिविल वॉर चल रहा था उसको खत्म करने के पर्पस के लिए ये अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था, राइट। और इस अकॉर्ड के अंदर मेन फोकस था इस समझौते के अंदर कि भारत और श्रीलंका के मध्य सभी तीन विवादास्पद मुद्दे, जो तीन जो मुद्दे थे, इश्यूज जो थे, उसको रिजॉल्व करना। कौन से तीन मुद्दे? रणनीतिक हित, मतलब कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग और श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक अधिकार को सामूहिक रूप से समाधान करने का प्रयास किया गया था इस समझौते के तहत। मतलब कि जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, जो श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं, और जो तमिल माइनॉरिटी जो श्रीलंका के अंदर है, उनके अधिकार, जैसे ये तीन मुद्दे थे, एक इंडिया का पर्सनल अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दूसरा सिन्हाला और तमिल्स के बीच में जो इश्यूज चल रहा था उसको रिजॉल्व करना मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये अकॉर्ड, ये एग्रीमेंट जो है वो लाया गया। और इस अकॉर्ड को बताया जाता है कि समझौते के परिणाम स्वरूप यानी कि रिजल्ट के तौर पर श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय शांति रक्षक बलों को तैनात किया गया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर प्लेस की गई श्रीलंका के अंदर श्रीलंकन सिविल वॉर को रिजॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर जो हुआ था सिन्हाला कम्युनिटी और मतलब तमिलियंस के बीच में, जो सिविल वॉर जो कंडक्ट हुआ था, चल रहा था, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स गई थी वो किस समझौते के तहत गई थी? तो इंडो लंका अकॉर्ड के तहत गई थी, भारत श्रीलंका समझौते के तहत गई थी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, 1987 का ये समझौता है। और साथ ही साथ इस समझौते के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन और प्रांतीय परिषद अधिनियम 1987 को लागू किया गया था। तो 13th अमेंडमेंट श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, लागू किया गया, और प्रोविंशियल काउंसिल एक्ट 1987 का लागू किया गया श्रीलंका के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, राइट। अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज जो मैंने अभी आपको बताई, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ इतनी सी चीज अभी के लिए याद रखो आप। गाइस, बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली हमास शासित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर हमास का कंट्रोल हम लोग को, हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हमास का कंट्रोल हम लोग को देखने को मिलता है गाजा स्ट्रिप वाले एरिया पर। तो आप मैप की तरफ जाकर देखें, मैप में जाकर देखें, आपको गाजा स्ट्रिप की लोकेशन पता होनी चाहिए कि गाजा स्ट्रिप कहां पर है, गोलन हाइट्स कहां पर है, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। वेस्ट बैंक की, वेस्ट बैंक कहां पर है, गाजा स्ट्रिप कहां पर है, गोलन हाइट कहां पर है, राइट। मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री शेयर करती है, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। आपको इजिप्ट की लोकेशन, यानी कि ये जो क्षेत्र है गाजा स्ट्रिप का, इजिप्ट इसके नजदीक है कि नहीं, कि वेस्ट बैंक के नजदीक जॉर्डन है, तो ऐसी लोकेशन, डेड सी कहां पर है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैप से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करो, तो बहुत गौर से मैप को देखा करो आप। तो गाजा स्ट्रिप पर ऑपरेट करते हैं हमास, एक मिलिटेंट ग्रुप है।
तो अभी रिसेंटली हमास शासित क्षेत्र यानी कि गाजा स्ट्रिप से हमास ने रॉकेट दागे थे इजराइल के ऊपर। तो इसके एक दिन के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में आतंकवादी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। अभी रिसेंटली इजराइल की मिलिट्री ने जो है वो हमले करना शुरू कर दिए हैं हमास को टारगेट करते हुए, मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करते हुए, क्योंकि हमास ने जो है वो यहां से रॉकेट जो है वो दागे थे। और कुछ समय पहले की बात थी, आपको पता ही कि रॉकेट हमास और या फिर आप कह सकते हैं कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का मुद्दा एकदम से जो है वो शुरू हो गया था अल अक्सा मस्जिद के कांड के बाद, इशू के बाद। पता होगा आपको, यह एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इंटरनेशनल न्यूज, राइट। रखा करो रिकॉर्ड, रखा करो इंटरनेशनल न्यूज का, इस टाइप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में, राइट। तो ये चीज है। और पूरा मुद्दा जो था वो यही था कि इजिप्ट ने अभी मध्यस्थता करवाई थी, अभी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे थे कुछ समय पहले, तो बस मध्यस्थता करवाई थी, बट बावजूद उसके हमें फिर से अब देखने को मिल रहा है, फिर से इशू जो है वो हो गए हैं। अभी फिर से जो है वो इजराइल ने हमास के ऊपर यानी कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो है वो कार्रवाई करी है, हमले करे हैं। और गाजा स्ट्रिप से हमास ने जो है वो रॉकेट दाग दिए हैं इजराइल के ऊपर, राइट। तो ये चीज है। तो हमास कौन है गाइस? तो हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मिलिटेंट ग्रुप है, राइट। ये इजराइल के साथ कंटिन्यूअस युद्ध लड़ रहा है 1987 से, और 1987 वो ईयर था जिस समय इसका गठन हुआ था हमास का। और ये सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू और रॉकेट अटैक्स के थ्रू इजराइल के ऊपर हमले करता है ये। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इजराइल को हटाकर पैलेस्टीनियन स्टेट में जो है वो कन्वर्ट करना। तो आपको इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे के बारे में डिटेल में हर एक चीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का क्या मुद्दा है, राइट। और मतलब कैसे ये मुद्दा शुरू हुआ, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था, हर एक पॉइंट आपको डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। तो ये थी न्यूज जिसके बारे में आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए। गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को, इजराइल फिलिस्तीनी विवाद को काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया उसको मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा संघर्ष जो था वो क्या था। एक एक करके हम चीजों को काफी डिटेल में जो है वो समझेंगे। सबसे पहले आप ये वाला मैप देखिए, ये मैप का ईयर देखिए 1947। ये ग्रीन वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पैलेस्टीनियंस लैंड है, या फिर आप कह सकते हो ये ग्रीन वाला एरिया किसके कंट्रोल में? अरब के कंट्रोल में। किसके? अरब्स के कंट्रोल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो जो चीज मैं बताते चल रहा हूं, चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले आप लोग। तो ये वाला एरिया जो है वो अरब्स के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये व्हाइट वाला जो चितकबरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये किनके कंट्रोल का है? अभी ज्यूज के कंट्रोल का, यहूदियों के कंट्रोल का है, ठीक है। फिर आप देखिए धीरे से जब पार्टीशन होता है तब इजराइल का एरिया देखिए आप कितना बड़ा हो गया, यानी कि ज्यूज के कंट्रोल वाला एरिया, यहूदियों के कंट्रोल वाला एरिया कितना बड़ा हो गया। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके प्रेजेंट सिनेरियो तक आते आते जो अरब्स जो है वो माइनॉरिटी में चले गए और ज्यूज का कंट्रोल हम लोग को मेजोरिटी में देखने को मिला, राइट। मतलब कि कंट्रोल आप देखिए जमीन के ऊपर, पहले अरब्स का कंट्रोल था पर धीरे धीरे करके ज्यूज ने ये कंट्रोल जो है वो अपना इस जमीन पर, इस क्षेत्र पर जो है वो हासिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक बात तो पहला पॉइंट आपको क्लियर यही हो रहा है कि ये जमीन का पूरा इशू है, जमीन को हथियाने का, हड़पने का पूरा इशू है। और किनके बीच का इशू है ये भी आपको क्लियर हो गया, ज्यूज का और अरब्स का, यहूदियों का और अरबों के बीच का ये संघर्ष, ये इशू, ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो जिसको 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। तो ये जमीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। किसके बीच की जमीन? जॉर्डन नदी और मेडिटेरेनियन सी के बीच की जमीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखो आप मैप में, ये मेडिटेरेनियन सी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये जॉर्डन रिवर है। तो इसके बीच की वाला जो एरिया पूरा है इसको लेकर ये पूरा विवाद जो है वो बताया जाता है, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन का। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखें, सवाल बट ये उठता है, सवाल ये चीज आना चाहिए आपके माइंड में कि ज्यूज जो है वो यहां पर कैसे आए और क्यों आए। तो देखो गाइस, यूके ने इनको यहां पर सेटल किया, ज्यूज को। यूके ने कहा कि एक अलग जमीन जो है वो होनी चाहिए यहूदियों के लिए, राइट। और यूके का एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिला था जिसका मेन एम था कि पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए घर बनाना। और ज्यूज ने इस चीज को फेवर किया, इस आइडिया को कि उनके लिए पैलेस्टीन में घर होना चाहिए, राइट। बट पैलेस्टीनियंस ने यानी कि अरबों ने इस आइडिया को जो है वो रिजेक्ट कर दिया और फिर युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान बताया जाता है कि 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की जो है वो मौत हो गई, राइट। और हम लोग को देखने को मिला कि फिर इन लोगों ने एक सेपरेट स्टेट जो है वो डिमांड करी कि इनको एक सेपरेट जमीन चाहिए, इनको फिलिस्तीन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट में, ये अपनी एक सेपरेट लैंड जो है वो चाहते हैं रहने के लिए, एक सेपरेट सेटलमेंट चाहते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, राइट। और ये पूरे जो इकट्ठा हुए थे ना ज्यूज यहां पर,
ये 1882 से लेकर 1948 के बीच में इकट्ठा हुए थे। पूरे दुनिया भर से जितने भी यहूदी थे वो यहां पर पैलेस्टीन में आकर इकट्ठा हो गए थे और इस मूवमेंट को ये अलियाह कहते हैं, अलियास, अलियास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यूके ने क्या किया था, इस क्षेत्र को जो है वो रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिंक कर दिया। ये कहा कि ज्यूस के लिए ये क्षेत्र जो है वो काफी रिलीजियस है, काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यूस को इस क्षेत्र में आकर सेटल होना है। राइट, तो ये एक मैसेज जो है वो स्प्रेड कर दिया। तो दुनिया भर से यहूदी पैलेस्टीन में आकर जब सेटल हुए तो इस मूवमेंट को अलियाह कहा गया। तो अलिया भी ध्यान में रखना है। फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगेन दोबारा से सुनिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यूज और अरब्स के बीच का, यहूदी और अरब के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैं इसको आपको बार बार सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये टॉपिक मेंस के लिए, आपके सिविल सर्विसेज मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा गाइस, अभी कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था कि इजराइल और पैलेस्टीन ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागना शुरू किए थे। राइट, याद आ रहा है आपको? ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला था रिसेंट पास्ट में और लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूज में चल रहा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ज्यूज और अरबों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है। 100 सालों से ज्यादा हो चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक जमीन को लेकर है, लैंड को लेकर है, जो लैंड हम लोग को मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन नदी के बीच की देखने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट हुआ यह था कि यूके ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल किया। कब? जब ओटोमन एम्पायर जो है वो गिर गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1917 में। और यूके ने जो है वो प्रॉपर तरीके से सभी ज्यूज को जो है वो बोला, एक मैसेज स्प्रेड किया कि सभी के सभी जितने भी ज्यूज हैं वो यहां पर पैलेस्टीन में आकर सेटल हो। और यूके ने क्या क्या किया, इस पैलेस्टीन क्षेत्र को ज्यूज के रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ लिंक कर दिया। राइट, तो 1882 से लेकर 1948 के बीच में ज्यूज पूरे दुनिया भर से पैलेस्टीन में गैदर हुए और इस मूवमेंट को कहा गया अलिया। ठीक है, और फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन यही था, जिसका मेन एम ये था बाल्फोर डिक्लेरेशन का, कि ब्रिटेन ने ये बोला कि जितने भी ज्यूज हैं उनका घर होना चाहिए पैलेस्टीन में। राइट, और ज्यूज ने इस आइडिया को जो है वो फेवर किया कि हाँ पैलेस्टीन में हमारा घर होना चाहिए। बट क्या हुआ कि पैलेस्टीनियंस ने, यानी कि अरबों ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। फिर युद्ध हुआ और युद्ध में 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की जो है वो मौत हो गई। राइट, फिर इन्होंने जो है वो इवन डिमांड भी करी कि इनको एक सेपरेट ज्यू स्टेट जो है वो चाहिए। बात क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। तो ज्यूज ने क्लेम किया पैलेस्टीन को, राइट, कि ये इनका नेचुरल होम है, ये इनका घर है। और अरब ने भी यही चीज जो है वो क्लेम करी है और अरब इस जमीन से हटने के लिए तैयार नहीं हुए, रेडी नहीं हुए। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो ज्यूज को सपोर्ट कर दिया। राइट, इसी बीच, क्योंकि अब देखो यूके पावरफुल कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, लगातार, राइट, बहुत समय से। राइट, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इवन अपने ही पास को देख लो ना, इंडिया के पास को देख लो, इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया और ना ही सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर, बाकी और भी काफी सारी कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी थी। तो पावरफुल कंट्री थी ऑलरेडी है, राइट, ब्रिटेन। तो इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो सपोर्ट ले लिया, राइट, ज्यूज को सपोर्ट करते हुए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यूज को सपोर्ट किया। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोट किया कि पैलेस्टीन जो होगी वो सेपरेट ज्यूज और अरब स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी और जेरूसलम जो होगी वो एक इंटरनेशनल सिटी होगी, क्योंकि जेरूसलम को लेकर ही दोनों का इशू चलता है। राइट, कि जेरूसलम किसकी कैपिटल होगी। राइट, तो ये इशू हम लोग को देखने को मिलता है। और ये प्लान जो है गाइस, ये ज्यूइश लीडर ने एक्सेप्ट किया। ज्यू ने बोला, यहूदियों ने बोला कि हाँ हमें ये प्लान पसंद है, एक काम करो इसको एक इंटरनेशनल सिटी बना लो। बट अरब ने इसको कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इवन रिजेक्ट कर दिया और ना कभी इंप्लीमेंट किया। आज की डेट तक भी ये इंप्लीमेंटेड नहीं है। अब देखिए गाइस, ये इजराइल बनी कैसे, इस चीज को समझिए। तो 1948 का समय था, ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल इस क्षेत्र से हटा दिया और ज्यूज ने डिक्लेयर कर दिया इजराइल, कि ये बोल रहे थे कि अब एक लैंड होगी जिसको हम लोग इजराइल नाम देंगे, अब ये इनकी कंट्री है। राइट, इजराइल। तो ज्यूज ने इजराइल जो है वो उसका डिक्लेरेशन कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, यहां पर अरब्स मौजूद थे, पैलेस्टीनियंस मौजूद थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। राइट, और ज्यूज भी पीछे नहीं हटे और इसी के कारण अरब और इजराइल का वॉर, या फिर आप कह सकते हो ज्यूज और अरब का वॉर, या फिर इसे फेमसली जो है वो कहा जाता है अरब इजराइल वॉर। राइट, 1948 का। तो ये वाली चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इजराइल अरब वॉर 1948 का। तो ये हुआ, ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला। अब ये जो कंट्री देखिए आप, इजराइल, ये छोटी सी कंट्री है, इसके आजू बाजू सभी जो है वो अरब कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सभी अरेबियंस है। राइट, तो ये उससे घिरी हुई है। बट फिर भी आप देखिए, छोटी सी कंट्री यानी कि होने के बावजूद भी इन्होंने सभी को मारा, सभी को निपटाया।
राइट। इजरायली ट्रूप्स ने जितने भी अरब्स यहां पर आ गए थे सपोर्ट करने पैलेस्टीनियंस का, राइट, सभी, क्योंकि अब सभी जो है वो पैलेस्टीनियन का सपोर्ट करने लगे इस क्षेत्र पर, क्योंकि अरेबियन क्षेत्र हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, और ये बीच में ज्यूज फंस गया, सभी इसके अपोजिशन में थे, बट ज्यूज ने सबको पेला, यानी कि इजराइल के ट्रूप्स ने सबकी बैंड बजाई, राइट। तो ये चीज है, और भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा, और इसी चीज को अल नकबा कहा जाता है, अल नकबा या विनाश, कैटेस्ट्रॉफी, इस चीज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये वाला इशू 1948 का अरब इजराइल वॉर, राइट। फिर इजराइल ने यहां पर फिर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया अरब इजराइल वॉर के बाद 1948 के। फिर क्या हुआ, जॉर्डन के साथ इसका युद्ध छिड़ा, राइट। इजराइल और जॉर्डन का युद्ध हुआ, और हमें देखने को मिला कि जॉर्डन ने कुछ पार्ट जो है इस जमीन का, इस क्षेत्र का जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया, राइट। जैसे वेस्ट बैंक का नाम जो है वो हम लोग वेस्ट बैंक के नाम से जिसे जानते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र, तो जॉर्डन है यहाँ पर, जॉर्डन ने कुछ एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया। सेम ऐसे ही इजराइल का कुछ पार्ट, कुछ एरिया जो है वो इजिप्ट ने भी अपने कंट्रोल में कर लिया, जैसे हम लोग गाजा के नाम से जानते हैं, गाजा स्ट्रिप। तो आप देखिए ये गाजा स्ट्रिप, तो इजिप्ट ने ये वाला एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया, जॉर्डन ने ये वाला एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। तो ये घटना जो है वो घटी थी क्योंकि आसपास के सपोर्टर्स आ गए थे ना पैलेस्टीनियंस के। अभी हमने बात करी 1948 में अरब इजराइल युद्ध में पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के लिए आसपास के अरब्स आ गए, तो उनमें से एक जो था जॉर्डन था, एक जो था वो इजिप्ट था। तो इजिप्ट ने जो है वो गाजा स्ट्रिप अपने कंट्रोल में कर लिया, जॉर्डन ने जो है वो ये वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। एक एक करके मैप पे थ्रू चीजों को समझो और दिमाग में पूरी पिक्चर जो है वो बनाओ, तब जाकर ये बहुत अच्छे से टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा और स्टे कर जाएगा, मतलब कि आप एग्जाम के समय पे भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये घटना हमने देखी कि इजराइल का कुछ पार्ट जो है वो किसके कंट्रोल में चला गया, इजिप्ट और जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया, और जेरूशलेम को डिवाइड कर दिया गया। इजराइल जो वेस्ट के पास था और ईस्ट यानी कि जॉर्डन, तो जेरूशलेम जो थी वो वेस्ट और ईस्ट में जो है वो डिवाइड हो गई। ये वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वेस्ट बैंक वाला एरिया, राइट। और कोई भी फॉर्मल पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं किया गया, और एक दूसरे के ऊपर दोनों जो स्टेट जो थी वो ब्लेम कर रही थी, इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर ब्लेम कर रही थी, इजराइल इजिप्ट के ऊपर, और इनकी जो पैलेस्टीन के जो सपोर्टर्स थे उन पर ब्लेम कर रही थी, वो लोग इनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे। फिर हुआ ये घटना जो है वो चेंज हुई, 6 डेज वॉर जिसको हम लोग बोलते हैं 1967 की, क्या बोलते हैं 6 डेज वॉर। मात्र 6 दिन का युद्ध हम लोग को देखने को मिला था। इसमें इजराइल ने फिर से अपना जो एरिया था, जो खोया हुआ एरिया था ईस्ट जेरूशलेम का, मतलब कि ये वेस्ट बैंक वाला एरिया वापस जो है वो इसने कंट्रोल में ले लिया। किससे? ये जॉर्डन से, इवन इजिप्ट से भी गाजा स्ट्रिप का एरिया ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट्स वाला एरिया ले लिया। तो जो जिन जिन कंट्रीज ने इसके एरिया को अपने कंट्रोल में किया था, देखो ये गोलन हाइट वाला एरिया ये ऊपर वाला है, कि जिस समय जॉर्डन ने और इजराइल ने ये वाला एरिया लिया था ना, मतलब इजराइल का अपने कंट्रोल में कर लिया था, राइट। तो उसके बाद 1967 में 6 डेज के वॉर में इसने अपने खोए हुए एरियाज को वापस हासिल कर लिया। तो आप देखिए एक छोटी सी कंट्री जिसके अपोजिशन पे सभी लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, सभी लोग लड़ने के लिए खड़े हुए थे, बट इसने सबकी बैंड बजाई, सभी इसके आजू बाजू एनिमीज, फिर भी ये टिका रहा। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है, आप लोग को क्या सीख मिल रही है कि चैलेंजेस कितने भी लाइफ में आए आपको टिके रहना है। अगर आप चैलेंजेस से दूर भागोगे या पहले ही सरेंडर कर लोगे तो आपकी जीत नहीं होगी, बट चैलेंजेस से आप लड़ोगे तो जीत आपकी होके रहेगी, राइट। तो सीखो इसराइल से ये मैसेज, राइट। और आज की डेट में इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या नाम है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, मोसाद। आज की डेट में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो है वो जानी जाती है, राइट, इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे हमारी रॉ है, राइट, तो वैसे ही उनकी मोसाद है, राइट। तो बहुत जानी मानी, कभी पढ़ना उसके बारे में अच्छा लगेगा बहुत। तो ये पूरी स्टोरी थी इसराइल की, और किस प्रकार से देखिए इसराइल ने अपने कंट्रोल में पूरा एरिया ले लिया। तो आपको 1948 के देखो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, ज्यूज और पैलेस्टीनियंस का या अरेबियंस का जो है वो मुद्दा था एक जमीन को लेकर। फिर 1948 का इजराइल अरब इजराइल वॉर हम लोग को देखने को मिला। फिर हम लोग को 1967 का 6 डेज का वॉर देखने को मिला, राइट, कि जिसमें पूरा एरिया वापस से इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन से, राइट। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इजराइल आज की डेट में वेस्ट बैंक इजराइल के कंट्रोल में ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। बट इसने अपने कंट्रोल से गाजा स्ट्रिप को हटा दिया। इसने बोला कि गाजा जो स्ट्रिप वाला जो क्षेत्र है, यानी कि वो इजिप्ट के पास वाला क्षेत्र, याद करो ये मैप में ये वाला क्षेत्र, तो इसने बोला कि यहाँ पर जो है ये पैलेस्टीनियंस जो है वो रह सकते हैं, इसने ये वाला एरिया जो है वो पैलेस्टीनियंस को जो है वो दे दिया।
बट यूनाइटेड नेशन जो है वो अभी भी ये कहती है कि ये वाली जो टेरिटरी है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मतलब कि ये इजराइल के कंट्रोल में ही है, राइट। और इजराइल क्लेम करता है कि पूरा का पूरा जेरूसलम जो है वो इसकी कैपिटल है, और पैलेस्टीनियन क्लेम करते हैं कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो उनकी कैपिटल है फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए, यानी कि आगे चल के जो आज की डेट में इजराइल दिखाई दे रही है वो बोल रहे हैं कि आगे चल के हम लोग इसको पैलेस्टीन जो है वो बना देंगे, राइट। तो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए ये वाली जो ईस्ट जेरूसलम जो है वो इनकी पैलेस्टीनियंस की कैपिटल है। तो ये अभी भी मुद्दा चल रहा है इसी कैपिटल को लेकर, जेरूसलम को लेकर। और टेंशन जो है वो अभी बीच में बड़ी भी थी अल अक्सा मस्जिद को लेकर, आपको पता होगा ईस्ट जेरूसलम में, राइट। यहाँ पर ही इशू चला था, जिस टॉपिक को हमने कवर भी किया था काफी डिटेल में, अल अक्सा मस्जिद के पूरे इशू को, राइट। कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला था, फिर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे गए थे, याद आ रही है पूरी स्टोरी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और वेस्ट बैंक की लोकेशन मैंने भी आपको दिखाई। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वेस्ट बैंक जो है वो किसके पास है, किस कंट्री के पास हम लोग को देखने को मिल रही है, और कौन सी कंट्री ने वेस्ट बैंक जो है वो मतलब इजराइल से हथिया लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था, बताओ जरा। अभी बताया मैंने आपको। तो ये लैंडलॉक टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, एक एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये मेडिटेरेनियन सी कोस्ट जो वेस्टर्न एशिया का हम लोग को देखने को मिलता है उसके नजदीक है, और इसके ईस्ट में हम लोग को जॉर्डन देखने को मिलती है, और एक ग्रीन लाइन हम लोग को देखने को मिलती है जो कि सेपरेट करती है इजराइल को, इजराइल के साउथ वेस्ट और नॉर्थ में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और वेस्ट बैंक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि डेड सी शोर भी यहीं पर, इसके वेस्टर्न साइड पर आपको डेड सी भी दिखाई देगी। तो देखिए डेड सी से रिलेटेड पहले भी कई बार क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ चुकी है कि डेड सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के आसपास या कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, कहां पर है। तो बताएं आप मुझे दो क्वेश्चंस के आंसर। एक मेडिटेरेनियन सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, और डेड सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के। अब व्हाट आर द डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हेयर, तो किस प्रकार से मतलब यानी कि इस क्षेत्र में हम लोग को अभी का मैं वापस आपको जो है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाऊं, क्योंकि अभी जो न्यूज आई है वो उसी चीज को लेकर जो है वो हम लोग को देखने को मिली है, सेटलमेंट्स को लेकर। तो देखो वेस्ट बैंक हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, इसे जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था 1948 में अरब इजराइल वॉर के दौरान, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। फिर 6 डेज के वॉर के दौरान जो है वो इजराइल ने वापस इस वेस्ट बैंक के एरिया को अपने कंट्रोल में जो है वो ले लिया था, राइट। और इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों की जो है वो बैंड बजाई, इन तीनों कंबाइंड फोर्सेस को जो है हरा दिया। और इसने कुछ 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक पे एस्टैब्लिश कर दी, यानी कि 100, आप ये सिंपल शब्दों में कह सकते हो 130 ऐसे एरिया इसने वहां पर सेटल कर दी, यानी कि ऐसी बस्तियां आप कह सकते हो सेटल कर दी, बना दी, एस्टैब्लिश कर दी वेस्ट बैंक के अंदर, कि जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहे थे कि इन्होंने अपने जो यहूदी हैं उनको जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया, राइट। और सिमिलर नंबर ऑफ स्मॉलर इनफॉर्मल सेटलमेंट हैव मशरूम ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स, और भी इसने धीरे धीरे करके इस क्षेत्र पे और अपना कंट्रोल जो है वो करना शुरू कर दिया। 4 लाख से भी ज्यादा इजरायली सेटलर्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ज्यादातर जियोनिस्ट है, यहूदी हैं, राइट, जो कि क्लेम करते हैं बिब्लिकल बर्थ राइट ओवर दिस लैंड, मतलब कि उनका ये मानना है कि उस भूमि पर बाइबल के अनुसार उनकी पैदाइशी हक है, राइट, इस जमीन पर, यानी कि जो ये जमीन जो है उनकी वो उनकी बर्थ राइट है, राइट। तो ये यहूदियों का जो है वो मानना हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पर भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, कुछ 26 लाख पैलेस्टीनियंस, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और पैलेस्टीनियंस भी यहाँ पर यही मानते हैं कि आगे चल के ये क्षेत्र जो होगा, जैसे अभी इजराइल है, तो आगे चल के ये पैलेस्टीन में जो है वो बदल जाएगा, राइट, और वापस से अरेबियंस का जो है वो राज इस क्षेत्र पर जो है वो हो जाएगा। एंड जब इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जो है वो किया था 1967 में 6 डेज के वॉर के दौरान, तो इसने अलाउ किया था ज्यूज लोगों को कि ज्यूज यहाँ पर मूव कर सकता है, राइट। और पैलेस्टीनियन कंसिडर करता है कि वेस्ट बैंक इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई किया गया है, राइट। पैलेस्टीनियन ये बोलता है कि वेस्ट बैंक इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई किया गया है, ये पैलेस्टीनियन जमीन है, राइट। वेस्ट बैंक भी इसको इजराइल ने इलीगल तरीके से जो है वो ऑक्यूपाई किया है, अपने कंट्रोल में किया है। और क्या ये पूरे सेटलमेंट जो है वो लीगल है क्या, अगर इस सवाल पर हम लोग बात करें, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, राइट, जहां पर इजराइल ने अपने लोगों को वहां पर भेज दिया, सेटलमेंट जो है वो करवा दिया, तो ये उल्लंघन है चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। अब चौथा जेनेवा कन्वेंशन 1949 का ये क्या कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार से, जैसे कि एक कंट्री है, जैसे इजराइल और पैलेस्टीन की अगर बात करें, तो ये टेरिटरी को लेकर इशू था, तो इजराइल ने अरेबियंस के साथ जब युद्ध छेड़ा, तो कोई भी किसी भी प्रकार से अपने सिविलियंस को, राइट, यानी कि आम जनता को किसी भी प्रकार से ऐसे क्षेत्र पर नहीं भेजेगी जिस क्षेत्र को इसने ऑक्यूपाई किया, अपने कंट्रोल में किया, क्योंकि उस क्षेत्र पर खतरा होता है ना सिविलियंस की जान का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को दी, तो ये क्लियरली उल्लंघन जो है वो बताया जाता है चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। और रोम स्टैट्यूट के अंदर भी जो कि सेटअप की गई थी, जिसके द्वारा सेटअप किया गया था,
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 1998 में, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोम स्टैट्यूट जो है वो किसके द्वारा, मतलब रोम स्टैट्यूट ने किस चीज को सेटअप किया, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को 1998 में सेटअप किया। तो इसने भी इसी चीज को ये कहा कि इस प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं सिविलियंस को भेजा जाता है इस तरीके से, ऐसे एरिया पर, जिस एरिया पर एक कंट्री ने जो है अपना कंट्रोल हासिल किया है, राइट, तो वो एक प्रकार का वॉर क्राइम है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है, ये वॉर क्राइम है। इसको आप किसी प्रकार से जस्टिफाई जो है वो नहीं कर सकते कि मिलिट्री के लिए जरूरत थी कि वहां पर उनको भेजना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये वॉर क्राइम के अंडर ही आएगा। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को जो शिफ्ट किया जा रहा है वो इलीगल है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? तो अभी देखिए, अभी ये टॉपिक जो न्यूज में आया था, अभी ये चीज कही गई थी कि इसराइल जो है वो किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र पर, राइट, जो ये मतलब हम लोग को वेस्ट बैंक का जो एरिया देखने को मिल रहा है जहां पर पैलेस्टीनियंस, हम लोग को अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, राइट, और इसराइल ने यहाँ पर अपने कुछ लोगों को पहले स्टार्टिंग में जो है वो भेजा था। तो अभी क्या था, ये इसराइल ने ये चीज कही थी, ये वादा किया था कि ये पैलेस्टीनियंस के साथ जो है वो शांति बरकरार रखेगा, संबंध खराब नहीं करेगा और किसी प्रकार से ऐसा कोई मूवमेंट नहीं करेगा जिसके कारण से पैलेस्टीनियन भड़के। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इसराइल ने जो है, इजरायली सरकार ने वेस्ट बैंक क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र पर इसका कंट्रोल है, कब्जा है, तो यहां पर 1300 से भी ज्यादा नए मकानों की नई बस्ती के लिए मंजूरी दे दी है, मतलब नए सेटलमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। इसी को लेकर ये इशू चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो इजराइल पैलेस्टीनियंस के साथ अपने संबंध जो ठीक करने की बात कर रहा था, ये उसके बिल्कुल विपरीत है, राइट। तो ये था गाइस ओवरऑल पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पूरी चीज आपको इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड समझ में आ चुकी होगी। गाइज आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 पीएम पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 पीएम पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 पीएम पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है, तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है 9 पीएम पर, सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है, पीपीटी पीडीएफ, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है, आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, जीएस पेपर 1 2 3 4, पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइस चाइना का एक नया कानून आया है लैंड बॉर्डर्स पर, स्थलीय सीमाओं पर, और ये कानून जो है वो इसने लागू कर दिया है नए साल से, साल 2022 से चाइना के अंदर लैंड बॉर्डर्स पर नया कानून लागू हो रहा है। हालांकि ये जो टॉपिक है इस पर आपको बस बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि चाइना लैंड बॉर्डर्स के लिए एक नया कानून लेकर आया, उस कानून के अंदर क्या क्या चीजें वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो है वो नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, बट हाँ फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस प्रकार का लैंड बॉर्डर को लेकर चाइना कानून लेकर आई है। क्योंकि आपको पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख पर, सिक्किम पर भी कुछ समय पहले हम लोग को देखने को मिला था, राइट, स्टैंड ऑफ। आपस में एक दूसरे की आर्मी जो है वो लैंड बॉर्डर को लेकर जो है वो लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने जो है वो खड़ी हो गई थी। जानते हैं आप लोग, पता होगा आपको इस चीज के बारे में, है ना। बहुत मुद्दा, मेन मुद्दा था ये, काफी समय तक जो है वो न्यूज में चला था। तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए।
तो उसके बाद जब अब चाइना नया लैंड बॉर्डर जो लेकर आई है, लैंड बॉर्डर पर कानून लेकर आई है, स्थलीय सीमाओं पर जो कानून लेकर आई है, तो उसका एक बस आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस प्रकार का चाइना का एक कानून है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में छोटी छोटी चीजें भी अगर आप पॉइंट्स मार्क कर दें, लिख दें अपने मेंस के अंदर या प्रीलिम्स में भी बाई चांस आ जाए ये छोटी सी चीज, तो आप आंसर कर पाए, राइट। तो देखिए, कुछ जो विशेषज्ञ हैं और कुछ नागरिक जो है, उनका विचार यह है कि भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में चिंता करनी चाहिए, हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर हमें चिंता करनी चाहिए, तो ऐसे कुछ लोगों ने कहा। बट कुछ विशेषज्ञ का कहना है कि चीन द्वारा इस नए कानून के बगैर भी आक्रामक कार्रवाइयां की जा रही थी, यानी कि चाइना आक्रामक कार्रवाई जो है वो एग्रेसिव तरीके से रिस्पॉन्ड जो है वो कर रहा था, राइट, लैंड बॉर्डर्स के मामले में, जो कि ये कानून के बाद इसके अंदर कुछ स्ट्रिक्टनेस इसने जो है वो रखी है। तो सेम वैसी कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी पहले से हो ही रही थी, और इंडिया भी अपनी लैंड बॉर्डर को लेकर कंसर्न था ही। हमने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिए, रोड्स बनाना शुरू कर दी, राइट, बॉर्डर्स तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग को काफी सारे देखने को मिल रहे हैं, जैसे चार धाम परियोजना एक एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हैं, राइट, बॉर्डर के नजदीक जो है वो कनेक्ट करने का। चलो एनीवेज, तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और चीन के इस कानून के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो चीन के इस सीमा कानून का पूरा नाम है देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का संरक्षण एवं दोहन, प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरिया। इस कानून का ये नाम है। इस कानून के तहत चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अटूट एवं अलंघनीय घोषित किया गया है। इस कानून के तहत सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो चाइना की है उसको सैक्रेड और इनवायोलेबल जो है वो डिक्लेयर किया है। इनवायोलेबल मतलब कि जो कि ब्रोक नहीं होती, टूटेगी नहीं कभी भी, अटूट है ये, राइट। तो ये इन्होंने घोषित किया है। और इस कानून के तहत राज्य के लिए क्षेत्रीय अखंडता और स्थलीय सीमाओं की रक्षा हेतु उपाय करना, मतलब इन्होंने बोला है कि मेजर्स लिए जाएं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और लैंड बाउंड्रीज को सेफगार्ड करने के लिए, राइट, उसकी रक्षा करने के लिए जो है वो कदम उठाए जाए, और इसे कमजोर करने वाले किसी भी कार्रवाई से बचाव करना तथा प्रतिरोध करना आवश्यक होगा। मतलब कि चाइना की लैंड बॉर्डर्स को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो चाइना एग्रेसिवली जो है वो अपोनेंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो कि डिस्टर्ब कर रहा है लैंड बॉर्डर को चाइना की, राइट, या नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये चीज इस कानून के तहत चाइना ने मेंशन करी है, राइट। और ये कानून इंकरेज करता है कि चाइना अपनी बॉर्डर एरियाज पर गांव को डेवलप करेगी सिविलियंस के लिए, जो कि उसने अरुणाचल प्रदेश के पास ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बारे में आप लोग को आइडिया है ही, जानते ही आप लोग। और कानून राज्य को यानी कि चाइना को समानता, आपसी विश्वास और मैत्रीपूर्ण परामर्श के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है, जो कि चाइना कभी भी नहीं करती है। फ्रेंडली कंसल्टेशन कभी भी नहीं करती है, इसने हमेशा पीठ पीछे वार ही किया है, हमेशा खंजर घोंपा है, राइट। हमेशा बोलती थी कि ये वहां पे अपनी आर्मी को जो है वो भेजेगी नहीं, बट वो मिलिट्री वहां पर थोड़ी दूर पर जो है वो तैनात कर देती थी। तो इस प्रकार की हरकतें इसकी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट अब देखो शायद सुधार आए इस कानून के तहत ही, एटलीस्ट उसमें, राइट। बट वैसे इस टाइप के तो और भी काफी कई बार ऑर्डर जो है वो लेकर आई है चाइना, बट कभी भी उसने इंप्लीमेंट नहीं किया प्रॉपर तरीके से। क्योंकि कानून में लिखित में तो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में ये ढंग से कहाँ करते हैं। इसकी आदत है ही, हरकत ही है ये बहुत बड़ा चाइना, आप लोग जानती हैं इसकी हरकतों के बारे में, राइट। अजीब टाइप की इसकी हरकतें हैं। और विवादों और लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दों को ठीक से हल करने के लिए बातचीत के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा संबंधी मामलों को संभालता है। मतलब ये कानून कहता है कि अगर आपको नेबरिंग कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज को अगर हैंडल करना है तो आप बातचीत करके जो है वो नेगोशिएशन के माध्यम से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। अभी लद्दाख के केस में ही नेगोशिएट करने को ये तैयार नहीं था। कितने समय से लद्दाख का मामला जो है, जो स्टैंड ऑफ जो हुआ था, वो कितने समय से टल रहा है। ओपन बॉर्डर्स का मामला कितने समय से टल रहा है, ये नेगोशिएट ही नहीं कर रहा है। इसको इतनी बार इनवाइट किया, नेगोशिएट नहीं कर रहा है ये। अब मे भी काफी सारे लोग का कहना है ये मे भी शायद इसलिए नेगोशिएट नहीं कर रहा क्योंकि इस कानून की जो है वो वेट कर रहा था इस कानून के बारे में। और इस कानून के तहत सीमा बंद करने जैसे आपातकालीन उपाय करने हेतु 4 परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है, 4 कंडीशन निर्धारित की गई हैं जिसके तहत इमरजेंसी मेजर्स जो है वो चाइना इंपोज कर सकती है, जिसमें बॉर्डर को ये शट डाउन कर देगी, बॉर्डर को बंद कर देगी, राइट, पूरी तरह से। अब उतना डिटेल में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस ये बेसिक सी 3-4 चीज ध्यान में रखो, सिंपल तरीके से ये ध्यान में रखो कि चाइना
जो है वो बॉर्डर के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, उसको लेकर इसने ये कानून लेकर आया है, राइट। और इस कानून को लागू किए जाने के पीछे का क्या तर्क है, तो चीन का ये कानून अपनी स्थलीय सीमा, मतलब कि लैंड बॉर्डर जो इसकी है, इसकी सुरक्षा पर बीजिंग की नई चिंताओं को दर्शाता है। यानी कि चाइना जो है वो चिंतित है लैंड बॉर्डर को लेकर अपनी, इसलिए ये कानून लेकर आई है। और बीजिंग के लिए कुछ हद तक खुली हुई स्थलीय सीमा पर अधिक नियंत्रण रखने की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया गया है। जो ओपन बॉर्डर्स हैं, राइट, तो उस पर थोड़ा सा ये और नियंत्रण रखे, तो इसको लेकर ये कानून लेकर आई है चाइना। और ये कानून मध्य एशिया, जो सेंट्रल एशिया है, इसकी सीमा से लगे अपने भीतरी इलाकों की स्थिरता के बारे में बीजिंग की ढकी छिपी चिंताओं को भी दर्शाता है। ये मतलब किस प्रकार से, यानी कि इसकी कुछ एरियाज हैं सेंट्रल एशिया के साथ जो दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। स्पेशली अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उससे थोड़ा ये चिंतित है, क्योंकि अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिकी ट्रूप्स वापस हुए थे, आपको पता ही है, और उसके बाद तालिबान ने जो है वो पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल कर दिया, तो बीजिंग चिंतित है कि अफगानिस्तान के जो आतंकवादी जो है और एक्सट्रीमिस्ट जो है, चरमपंथी लोग जो है, वो कहीं मतलब इसके जिंगजियांग प्रोविंस में ना घुस जाए, जहां पर उइगुर मुस्लिम्स का केस हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसको इस बात की भी डर है थोड़ी सी, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है बॉर्डर के मामले में, राइट। और इस कानून को लागू करने में संभवतः घरेलू राजनीति भी एक कारक रही होगी। कहा यह जा रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा इस कानून को इंप्लीमेंट करने में। और इस वर्ष के अंत में होने वाली 20वीं पार्टी कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आगे रखने तथा उनके तीसरे कार्यकाल को सुरक्षित करने को ध्यान में रखते हुए इस कानून को तैयार किया गया हो सकता है। मतलब ये कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि अभी मतलब इसका जो तीसरा कार्यकाल जो है वो शुरू होगा शी जिनपिंग का, तो हो सकता है कि उसकी मतलब उसको आगे रखने के लिए पब्लिक के बीच में मतलब उसकी इमेज को अच्छा करने के लिए कि देखिए बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए शी जिनपिंग जो है वो किस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, स्ट्रिक्ट कदम उठा रहे हैं, राइट। तो वही कि लोगों के अंदर नेशनलाइज फीलिंग डेवलप हो कि देखो हमारी बॉर्डर है, हम नहीं चाहते कि दूसरी कंट्रीज पर कंट्रोल करे, डिस्टर्ब करे। तो इसलिए देखिए शी जिनपिंग ने किस प्रकार से जो है वो किया है, राइट, बॉर्डर को हमारी स्ट्रेंथन करी, सुरक्षा को बढ़ाया है। तो वो इस तरीके के लिए इसने जो है वो शायद किया होगा, ऐसा काफी सारे लोगों का कहना है, जो कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। बस बेसिक सी ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट अब इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें कि भारत के लिए चिंता का क्या विषय है, तो एक्चुअली में ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि ये उनका खुद का कानून है बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने का। हमें पता है कि हमें किस प्रकार से अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है, राइट। बट हमें पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने के लिए इसने कानून लेकर आ गया, बट कानून नहीं भी होता तो भी ये स्ट्रिक्टनेस दिखा ही रहा था अपनी, और एग्रेसिव हो रहा था बेजबरन में, फालतू में। और हालांकि ये कानून विशेष रूप से भारत के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन इसका कुछ असर होना तय है। तो ऐसा आर्टिकल के तहत बताया जा रहा है। चीन और भारत के मध्य कितने किलोमीटर की एक लंबी सीमा है? 3488 किलोमीटर की लंबी एक विवादित सीमा है, जो कि चीन की 14 देशों के साथ 22,457 22,457 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमाओं में मंगोलिया रूस के साथ लगी हुई सर्वाधिक लंबी सीमाओं के बाद तीसरी सबसे लंबी सीमा है। मतलब कि कुल मिलाकर इंडिया जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो चाइना के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो चाइना में रशिया और मंगोलिया, या मंगोलिया और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर इंडिया आता है, जो कि सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ शेयर करता है। ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, एक ऑर्डर में अरेंज करें। पहली बात तो आप लिखकर बताएं कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो कौन सी है, उनका नाम लिखकर बताएं। और एक ऑर्डर में अरेंज करें कि सबसे ज्यादा बाउंड्री हम किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं, फिर किसके साथ, फिर किसके साथ, ऐसे करके आप लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए जरा आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, मैं सुनना चाहता हूं, आपका आंसर देखना चाहता हूं। तो इस बात का संदेह बढ़ता जा रहा है कि इस नए कानून के लागू करने के लिए ही चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर आगे की वार्ता को रोका जा रहा था। तो वही चीज है, चाइना शायद मे बी इसलिए जो है वो रोक रही थी नेगोशिएशन को ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड अप हुआ था उससे रिलेटेड, क्योंकि ये कानून को लेकर आ रही थी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। और इस विषय पर दोनों देशों के कोर कमांडरों की आखिरी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी। यानी कि इस विषय पर लद्दाख स्टैंड ऑफ पर आखिरी मीटिंग जो हुई थी, आखिरी डिस्कशन जो हुआ था कोर कमांडर्स के बीच में, दोनों देशों के कॉर्प्स कमांडर के बीच में, दोनों देशों के, ये हुआ था अक्टूबर में, राइट। और नए कानून के तहत चीन की अनुमति के बिना सीमा के करीब
स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी रोक लगाई गई है और गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत और चीन दोनों देशों के द्वारा इस क्षेत्र में नई सड़कें, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से जो है वो बनाया जा रहा है। और वस्तुतः चीन द्वारा भारत के कामगारों पर पहले भी आपत्ति जताई जा रही थी। चाइना ने पहले भी ऑब्जेक्शन उठाया था इंडिया के वर्कर्स पर पहले भी, राइट। जो हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहे हैं बॉर्डर के नजदीक, इवन चाइना ने भी किया है। और भारत चीन संबंधों पर इसका संभावित प्रभाव एज सच तो नहीं पड़ने वाला, बट चीन की कार्रवाइयों पर वो निर्भर करेगा। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन कैसे होंगे वो डिपेंड करेगा कि अब चाइना किस प्रकार से अपने बॉर्डर को लेकर हमें डिस्टर्ब करती है या नहीं करती है। डिस्टर्ब करेगी तो ऑब्वियसली बात है रिलेशनशिप खराब होंगे, नहीं करेगी तो ठीक है स्मूथ चलेंगे जैसा चलता आ रहा है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा टोटली चाइना के ऊपर कि चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नया कानून चीन को मौजूदा गतिरोध सहित अन्य महत्वपूर्ण सीमा विवादों के समाधान हेतु अपनी एड़ी जमाने पर विवश करेगा। मतलब कि नया कानून, क्योंकि नए कानून के अंदर लिखा हुआ है ना कि नेबरिंग कंट्री के साथ आपकी जो बॉर्डर इशू है उसको बातचीत करके रिजॉल्व करो, खत्म करो। तो हो सकता है कि शायद चाइना ये कानून लेकर आई है रिजॉल्व को खत्म करने के लिए। अब हम ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यही सोच सकते हैं, है ना। अब देखेंगे आगे चल के जो है वो क्या होता है, आगे चल के जो भी चीज होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको दूंगा ही। और अन्य लोग का मानना है कि यह नया कानून केवल एक उपकरण है, एक टूल है जिसका चाइना जो है वो अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करेगी, क्योंकि इस कानून से पहले भी चीन की कार्रवाइयां आक्रामक रही थी, एग्रेसिव रही थी। वी ऑल्सो नो अबाउट इट कि चाइना एग्रेसिवली एक्शन जो है वो लेता था अपने बॉर्डर के मामलों पर, राइट। और कुल मिलाकर नया कानून चीन द्वारा भारत और भूटान के साथ क्षेत्रीय सीमाओं को एक तरफा रूप से सीमांकित और निरूपित करने का नवीनतम प्रयास है। एक नया प्रयास है इसका, राइट, कि जिसके तहत ये डिमार्केट कर सकता है बाउंड्रीज को इंडिया और भूटान के साथ जो अपनी शेयर करता है। क्योंकि कई बार ये क्लेम करता है ना कि ये वाली टेरिटरी जो है वो इसकी है, हर ये वाली छोड़िए आप, तो ये तो पूरे के पूरे हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको पूरा का पूरा क्लेम करता है। ये बोलता है कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट चाइना का है। इसने तो साउथ चाइना सी समुद्र को नहीं छोड़ा, इतना बड़ा एग्जाम्पल है। बोलता है कि इस समुद्र का नाम मेरे नाम पर है इसलिए ये समुद्र मेरा है। आप सोचिए, तो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। हड़पने की नीति भी ये करता है, हड़पने की कोशिश करता है, राइट। तो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को ये फॉलो करता है चाइना। तो इससे हम लोग पता है, हम लोग को इसके रग रग से हम लोग वाकिफ हैं कि किस प्रकार के कदम उठाता है। बट ये कानून लेकर आया है जिससे कि अब ये बताना चाहता है कि हम नेगोशिएट करके पीसफुल तरीके से आपके साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप को ठीक करेंगे। क्वाइट पॉसिबल हो भी ये सकता है कि देखो इसमें आपने अगर गौर फरमाया होगा थोड़ा सा, अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें सेंट्रल एशिया का जिक्र है। आपने अगर गौर फरमाया होगा तो कि सेंट्रल एशिया में एक्चुअली जो नेबरिंग कंट्री है इसकी, राइट, जो जिनके साथ इसका विवाद है या फिर बॉर्डर इश्यूज जिसके साथ देखने को मिलते हैं या बॉर्डर शेयर करती है, तो ये कानून लाकर ये भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं पीसफुल तरीके से अब कंट्री के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा इसका, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये 3 कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में करना चाहता है बहुत स्ट्रांगली। और हो सकता है कि ये कानून जो है वो उसका एक फ्रेमवर्क हो, यानी कि एक रोड मैप हो, जैसे ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जाता है ना, क्योंकि इसको 3 कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में करना है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो, जिससे कि दूसरे देश को दिखाने के लिए, राइट, कि ये जो है वो बॉर्डर इश्यूज पर भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। मतलब कि क्योंकि इसने मेंशन किया है कि शांति से वार्ता करके, डिस्कशन करके ये बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनली रिफ्लेक्ट करवाना चाहता है कि ये चाइना जो है वो पीसफुल रहेगा, राइट। बट हाँ, कोई भी इसको छेड़ेगा तो ये एग्रेसिव हो जाएगा, ये भी हालांकि उसके अंदर लिखा हुआ है। बट ऑब्वियस ही बात है कि इसने पीसफुल वाला जो क्लॉज लिखा है, क्योंकि ये सब प्रोविजन जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट कर सकता है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, दूसरी कंट्री का सपोर्ट और गेन कर सकता है, राइट। तो इस चीज को भी हम लोग को भूलना नहीं है बैकग्राउंड में, क्योंकि यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, हर एक डायमेंशन आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इससे जुड़ी चिंताएं और चुनौतियां क्या है, तो पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा गतिरोध अभी भी अनसुलझी है, अभी भी अनसुलझा हुआ है ये, यानी कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, अनरिजॉल्व है ये। और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावा व्यक्त करते हुए चीन द्वारा भारतीय राज्य में कई स्थानों का नाम बदला गया है। चाइना ने काफी सारे जो जगह हैं उसका नाम भी चेंज किया है, राइट, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आते हैं। और दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा निर्वासित तिब्बत संसद, जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, इनके द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने वाले एक मंत्री सहित भारतीय सांसदों को पत्र लिखा गया था। यानी कि
की डिनर किया था, साथ में मिली थी, साथ में बैठक हुई थी, तो इस पर चाइना खुश नहीं थी, क्योंकि चाइना चाइना नहीं तो भगाया था इन लोगों को, राइट, तिब्बत के लोगों को, जिन्होंने अलग से बाहर जो है वो अपनी पार्लियामेंट जो है वो स्टैब्लिश कर ली थी, राइट, जिसको तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के नाम से हम लोग जानते हैं, कि दुनिया भर के जितने भी तिब्बतियंस हैं, राइट, स्पेशली तिब्बत क्षेत्र में रहने वाले लोग जो अलग अलग जगह पर हैं, तो उनकी एक पार्लियामेंट जो है वो बनाई हुई है। वो दलाई लामा वाला केस आपको पता होगा, आप में से अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चल के कुछ टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड तो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा, ये था पूरा मामला, जिसकी एक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। गाइज, एक ड्राफ्ट की बात करेंगे हम लोग, मसौदे की बात करेंगे। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मसौदा काम का नहीं होता है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उसमें चेंजेस आने वाले होते हैं, राइट, क्योंकि मसौदा फाइनल नहीं होता, राइट, तो ये टेम्पररी होता है, तो और टेम्पररी चीज कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएंगी, है ना। तो बट फिर भी हम लोग को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि सरकार किस कदम में, किस डायरेक्शन में जो है वो काम कर रही है, क्या कदम उठा रही है। तो एक नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट सामने आया, मसौदा सामने आया, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सरकार के द्वारा ये रिलीज किया गया है। हवाई खेल काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर मतलब एक एरिया है जिस पर अब सरकार जो है वो कदम आगे बढ़ा रही है, तो इस पर हम लोग को फोकस करना है। और काफी समय से डिमांड की जा रही थी कि एयर स्पोर्ट पर सरकार पॉलिसी लेकर आए, क्योंकि आज की डेट में एयर स्पोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट। टू इसके पास क्षमता है, एयर स्पोर्ट के पास, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का, राइट। तो ये सब चीज आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एयर स्पोर्ट्स हुआ जैसे एक इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट, जिससे गेन किया जा सकता है, पैसे रेवेन्यू जनरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा ना, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करे। जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कुछ एयर स्पोर्ट्स होते होंगे तो उसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, है कि नहीं। तो ये ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, तो माइंडसेट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव का रखो हमेशा, एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। तो इस पॉलिसी के क्या हाइलाइट्स हैं, तो 2 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। पॉलिसी के अंदर प्रपोजल रखा है कि 2 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाया जाए एयर स्पोर्ट्स के लिए हमारी कंट्री के अंदर, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी, यानी कि टॉप लेवल की एक बॉडी होगी जो गवर्न करेगी एयर स्पोर्ट्स को हमारी कंट्री के अंदर, जिसका नाम होगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये चीज हमें बताई जा रही है। और हर एक एयर स्पोर्ट्स के एसोसिएशन होंगे, मतलब हर एक एयर स्पोर्ट का एक पर्टिकुलर बॉडी होगी, और फिर सबसे टॉप लेवल पर ये बॉडी होगी। तो इस प्रकार से 2 टियर स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रही है। और गाइज, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी प्रपोज की गई है, ये ऑटोनोमस बॉडी होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर रखी जाएगी, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी लॉसेन में। लॉसेन में जो स्थित है फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, FAE, और दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वहां पर एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को, यानी कि इंडिया की तरफ से, मतलब जो एयर स्पोर्ट्स की फील्ड जो है, एयर स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है इंडिया का, तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगी ये बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, राइट। और आप बता सकते हैं कि लॉसेन कहां पर है, तो लॉसेन एक सिटी हम लोग को स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलती है, राइट। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एयर स्पोर्ट्स की ये एसोसिएशन है, राइट, फेडरेशन एरोनॉटिक एसोसिएशन, राइट। तो यहां पर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ASFI हमें देखने को मिलेगी, और भी दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो होंगे जो एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे उसको रिप्रेजेंट करेगी AFSI। और AFSI का फंक्शन क्या होगा, तो गवर्नेंस, यानी कि एयर स्पोर्ट्स पर रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, राइट, सर्टिफिकेशन देने का, राइट, कंपटीशन करवाने का, अवार्ड्स देने का, पेनाल्टीज, अवार्ड्स इन द सेंस कि जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि इसको जेल अवार्ड हुआ है, राइट, जेल टर्म उसका जो है वो दिया गया है उसको, मतलब पनिशमेंट वगैरह, सजा वगैरह या फाइन वगैरह, तो ये इम्पोज करेगी कि अगर कोई उल्लंघन होता है किसी प्रकार का एयर स्पोर्ट की फील्ड में, तो उस पर उल्लंघन पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी, क्या फाइन इम्पोज किए जाएंगे, क्या पनिशमेंट होगी। और रूल्स और फंक्शंस की बात करेंगे तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि रूल्स बनाएगी, है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाएगी, कि एयर स्पोर्ट्स में जो जो इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता है, एयर स्पोर्ट्स की फील्ड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो भी लोग ट्रेनर्स होंगे, ट्रेनिंग देंगे, जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, राइट, तो उनको, उनके लिए रूल्स बनाएगी, और जो भी इस रूल का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन, कार्रवाई जो है वो उनको, उनके खिलाफ की जाएगी, राइट। और पीनल एक्शन, दंडनीय कार्रवाई, दंडनात्मक कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, राइट, दंड उनको दिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या चीज कवर होंगी, तो पूरी एक्टिविटीज जो एरोबैटिक्स से रिलेटेड है, एरो मॉडलिंग से रिलेटेड, एमेच्योर बिल्ड और एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, बलूनिंग से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाइटनिंग, राइट, पैरा मोटरिंग,
स्काई डाइविंग, विंटेज एयरक्राफ्ट, ये सब एक्टिविटीज इसके अंदर अब कवर्ड होंगी एयर स्पोर्ट्स के अंदर। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो भी कंपनी जो है वो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराती है पैराग्लाइडिंग की, राइट, जैसे कि आप अलग अलग जगह पर जाते हैं तो आपको अलग अलग सर्विसेज जो है वो मिलती है, जैसे पैराग्लाइडिंग, वो एक बहुत फेमस वीडियो चला था कि मैं बीप हूं जो यहाँ पर आया, पैराग्लाइडिंग कर रहा था वो, राइट, तो वो वाली चीज आपको बताता है। ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, राइट, एयर स्पोर्ट। तो जो भी कंपनी इस प्रकार के स्पोर्ट्स कंडक्ट कराती है तो जो भी सर्विस प्रोवाइड कराएगी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा ASFI के द्वारा, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। तो उनका रजिस्ट्रेशन जो भी होगा तो उन्हें करवाना होगा, अब मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन करवाना एयर स्पोर्ट्स सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज को, और साथ ही साथ उनके लिए रूल्स रेगुलेशन सेट किए जाएंगे, और वो कंपनी अगर रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, है ना। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। और हमारा इंडियन एयर स्पेस जो है गाइस ये डिवाइडेड है रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में, राइट। और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा तैयार किया गया है, इसमें अलाउ किया गया है, बताया जा रहा है एयर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को कि वो गाइडेंस के लिए एक मैप पर रिलाय कर सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है। यानी कि एक मैप दिया हुआ है कि ड्रोन जो उड़ाते हैं तो वो इस मैप को फॉलो करते हुए, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए मैप को फॉलो करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि कहां पर फ्लाई करने की उनको अनुमति है, या फिर एयर स्पोर्ट्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो इस मैप का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। और जितने भी ऑपरेशन कंडक्ट होंगे रेड जोन के अंदर, तो वो कंडक्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और काफी सारे पॉपुलर एयर स्पोर्ट्स के एरिया है हमारी कंट्री के अंदर, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर बीर बिलिंग, सिक्किम के अंदर गैंगटॉक, महाराष्ट्र के अंदर हडपसर, राइट, और केरल के अंदर वागामॉन, राइट। तो ये कुछ एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको कंट्रोल जोन जो है वो बनाया गया है एयर स्पोर्ट के लिए। और यहाँ पर मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और दूसरे मैंड एयरक्राफ्ट जो है उनकी सेफ्टी को जो है वो इंश्योर करने के पर्पस के लिए कंट्रोल जोन जो है वो तैयार किया गया है। और इस पॉलिसी के का महत्व जो है वो क्या होगा, तो रेवेन्यू तो ये जनरेट करेगी एयर स्पोर्ट एक्टिविटी से, राइट, बट इसके और भी काफी सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि बढ़ावा होगा ट्रैवल में, टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्पेशली हिली एरियाज में, राइट, जहां पर बहुत ज्यादा इस प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटीज, एयर स्पोर्ट एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। हम लोग एक एयर स्पोर्ट हब जो है वो बना सकेंगे हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग जगहों पर, राइट। और एयर स्पोर्ट प्रोफेशनल्स को और टूरिस्ट को पूरे दुनिया भर से हम अट्रैक्ट कर सकेंगे, राइट। और इसकी आवश्यकता भी इसलिए क्योंकि काफी समय से एयर स्पोर्ट इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही थी सरकार से कि सरकार एयर स्पोर्ट की फील्ड में या एरो स्पोर्ट की फील्ड में कुछ नहीं कर रही, तो अब सरकार ने ये कदम उठाया है। और एरो स्पोर्ट जो है वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है, टूरिज्म के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, राइट। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकती है एरो स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेस्ट प्रैक्टिसेस में इन्वेस्टमेंट भी जो है वो उससे अट्रैक्ट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस इस मसौदे से रिलेटेड, इस ड्राफ्ट पॉलिसी से रिलेटेड जो एयर स्पोर्ट्स के बारे में है, नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी जो हमें देखने को मिल रही है, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति जो है, तो इसके बारे में एक अच्छा आपको आइडिया, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। गाइस दो नए प्लांट की स्पीसीज जो है वो केरला से डिस्कवर हुई है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया तिरुवनंतपुरम में और वयनाड डिस्ट्रिक्ट में जो केरला का हमें देखने को मिलता है, वहां से ये डिस्कवर हुई है दो नई प्लांट की स्पीसीज। इनका नाम बस थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, फिम्ब्री स्टेलिस सुनीली और नैनोटिस प्रभुई, तो ये इसका नाम है, ये दो प्रजातियों के नाम है। इन्हें पोनमुड़ी हिल से कलेक्ट किया गया है, वहां पर जो घास के मैदान है, ग्रासलैंड है, वहां से कलेक्ट किया गया। क्वेश्चन पता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पोनमुड़ी पहाड़ी जो है वो कहाँ की है, तो केरल आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इन प्रजाति का नाम अगर हम बात करें सुनीली की, अगर हम इसकी बात करें फिम्ब्रिस स्टाइलिस सुनीली की, तो इसका नाम जो रखा गया है एक प्रख्यात, एक काफी फेमस पादप वर्गीकरण विज्ञानी यानी कि प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट के नाम पर रखा गया है, जो कि है CN सुनील, राइट। और ये जो प्रजाति हम लोग को प्लांट की देखने को मिल रही है सुनीली, ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में है, अपर्याप्त विवरण की कैटेगरी में है। और अगर हम बात करें नैनोटिस प्रभुई की दूसरी प्रजाति के बारे में, तो इसको वायनाड के चेम्ब्रा पीक, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चेम्ब्रा पीक जो है वो कहां पर है, राइट, ये ग्रासलैंड कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है केरल, राइट। तो केरल के अंदर पोनमुड़ी पहाड़ी और चेम्ब्रा पीक, तो ये दोनों चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो चेम्ब्रा पीक से नैनोटिस प्रभुई जो है वो पाई गई है, ये प्लांट की एक प्रजाति है और रूबियासी परिवार से ये बिलोंग करती है। और उच्च तुंगता यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले घास के मैदानों, ग्रासलैंड पर ये उगाई जाती है और इसे भी अपर्याप्त विवरण
यानी कि डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में रखा गया है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये था एक जनरल सा छोटा सा टॉपिक। गाइज, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो कि मालाबार एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है? तो काफी कॉम्प्लेक्स नेवल एक्सरसाइज है ये, इंडिया की, जो इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ करती है उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स है। मालाबार स्टार्टिंग में बायलैटरल एक्सरसाइज थी, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती थी 1992 से। फिर मल्टीलैटरल बन गई है, बाद में जाकर ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसमें शामिल हो गए। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये क्वाड ग्रुप की भी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, क्वाड नेशन ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इनकी एक्सरसाइज है, तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा। और 25th इसका एडिशन जो है बताया जा रहा है कि ये अभी तक जो है वो कंडक्ट हुआ है। 25 एडिशन इसके अभी तक जो है वो कंडक्ट हुआ है, और आखिरी एडिशन जो 25th एडिशन था, ये 2 फेजेस में हुआ, अगस्त और अक्टूबर में। तो ये बस बेसिक सी चीज आपको मालाबार के बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। नेवल एक्सरसाइज है ये। गाइस, हम डिस्कस करेंगे रायथू बंधु योजना के बारे में, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कोई बता सकता है रायथू बंधु स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तेलंगाना आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना की ये स्कीम है, 2018 में तेलंगाना ने इसे लॉन्च किया था। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि रायथू बंधु स्कीम के तहत किसानों को जो फंड प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्ट उनके बैंक के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं 2018 से अभी तक, वो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर किया जा चुका है, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में हमें देखने को मिला है, रायथू बंधु स्कीम का। तो आपसे तो डायरेक्ट पूछेंगे कि ये स्कीम जो है वो किस स्टेट की है, तो आपको तेलंगाना ध्यान में रखना है। ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो किसानों की मदद करना, किसानों को इंसेंटिव प्रोवाइड कराना, डायरेक्ट उनके बैंक के अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर करना। बट सवाल ये उठता है कितने पैसे ट्रांसफर करना, तो इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो रायथू बंधु स्कीम, जिसे फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, ये किसानों के लिए एक निवेश सहायता योजना है, रायथू बंधु स्कीम। ये एक वेलफेयर प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको तेलंगाना के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। किसानों को साल में 2 बार जो है वो, यानी कि 2 क्रॉप सीजन में जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के तहत। तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करें तो ऑलमोस्ट 58.33 लाख फार्मर्स तेलंगाना स्टेट के अंदर इन्हें प्रोवाइड किए गए हैं 5,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से पर सीजन पे, और ये साल में 2 बार दिए जाते हैं, राबी और खारिफ सीजन में। अब देखो यहां पर आपको किस चीज पर ध्यान देना है कि रायथू बंधु स्कीम तेलंगाना की है। इस स्कीम के तहत किसान को कितने रुपए मिलते हैं? 5,000 रुपए मिलते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। यानी कि किसान के पास 1 एकड़ जमीन है तो 5,000 मिलेगा, अगर उसके पास 2 एकड़ जमीन है तो 10,000 रुपए मिलेगा, 3 एकड़ जमीन है तो 15,000 रुपए मिलेगा। मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि पर एकड़ 5,000 रुपए किसान को जो है वो दिए जाएंगे एक साल में एक बार। मतलब कि मिनिमम, मतलब एक किसान के पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो 10,000 रुपए तो मिनिमम 1 एकड़ जमीन वाले किसान को साल में 2 बार अगर इंक्लूड कर दें तो मिल जाएगा, इतना मिनिमम। मतलब इसमें ये नहीं लिखा कि एक साल में किसान को मैक्सिमम कितने अमाउंट देने, इसमें तो सिंपल सी योजना के अंदर ये है कि अगर किसान के पास 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपए जो है वो उसको एक बार मिलेगा, और ऐसा ये साल में 2 बार प्रोवाइड कराते हैं। मतलब एक बार राबी सीजन में प्रोवाइड कराते हैं इंसेंटिव, और एक बार खारिफ सीजन में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सोचिए कितना अच्छा अमाउंट जो है वो किसानों को मिलता है इस स्कीम के अंदर, राइट। तो पर्पस जो था इस स्कीम के पीछे का वो था रूरल इनडेप्टनेस की साइकिल को खत्म करना, मतलब कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र को तोड़ना। इसका क्या मतलब हुआ? तो आपको पता है गाइस कि किसान जो है, राइट, किसान क्या करते हैं, किसान जो है वो अपना माल जब बेचते हैं, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि किसान का माल बिका नहीं होता, अब नए सीजन के लिए उसको जो है वो सीड्स परचेज करने हैं, राइट, उसको लेबर्स को हायर करना है अपने खेत के लिए, उसको फर्टिलाइजर परचेज करने हैं, राइट। तो अभी तक उसका माल बिका नहीं है, माल बिकेगा तो हाथ में पैसा आएगा, तो किसान क्या करता है, किसान कहीं से लोन ले लेता है। तो कहा यह गया है कि किसान जो है वो लोन ना ले और लोन की साइकिल में ना फंसे, इसलिए सरकार जो है वो किसान को ये अमाउंट पहले ही प्रोवाइड करा देती है कि जिससे कि थोड़ा बहुत अमाउंट किसान को मिल जाए, जिससे कि वो अपने लोन ना ले और वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यू रखे, राइट। तो ये इसका फायदा है। फिर बाकी फिर किसान जो है वो अपने जो भी काम करे, राइट, उस अमाउंट से, मतलब आपके घर में बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस दे दे तो वो भी तो सपोर्ट करेगा ना। तो एक प्रकार से सपोर्टिव अमाउंट है। बट सरकार की तरफ से जो ऑब्जेक्टिव लाया गया था वो यही था कि किसान जो है रूरल इंडेप्टनेस में ना फंसे, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र में, इसके साइकिल में जो है वो ना फंसे, राइट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, बाकी बेनिफिट तो यही है कि
मतलब 5,000 रुपए पर एकड़, ये चीज याद रखना, 5,000 रुपए पर एकड़ पर सीजन, यानी कि और साल में 2 सीजन के हिसाब से जो है वो दिए जाएंगे, खारिफ और राबी के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे 2 बार, राइट। तो ये चीज है, तो ये फायदा जो है वो दिया जा रहा है। और किनको मिलेगा, तो जो भी फार्मर है, पहली बात तो ये देखा जाएगा वो तेलंगाना के रेसिडेंट होनी चाहिए, वो राज्य का निवासी होना चाहिए वो किसान, और उसके पास जमीन होनी चाहिए। तो ये जमीन वाले किसान को मिलेगी, लैंडलेस लेबर जो है या लैंडलेस फार्मर जो है उनको नहीं मिलेगी ये स्कीम का बेनिफिट। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही एक मेन आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है इस रायतू बंधु स्कीम का। और ये स्कीम जो है वो सभी के सभी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए एप्लीकेबल है। कमर्शियल फार्मर्स को इससे बाहर कर दिया गया है, यानी कि जो फार्मर्स कमर्शियल बेसिस पर करते हैं, मतलब अपने खेती किसानी करते हैं, राइट, यानी कि एक कंपनी को देने के लिए, फैक्ट्री को देने के लिए कमर्शियल बेसिस पर जो करते हैं उनको नहीं मिलेगा। जो छोटे किसान होते हैं बस वो अपनी मतलब खुद का परिवार पालने के लिए, राइट, खुद का गुजारा करने के लिए जो फार्मिंग करते हैं, तो उनको सिर्फ इसमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इवन जो किसान जो है जिनके पास रेंटेड जमीन हम लोग को देखने को मिल रही है, उन तक को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब रेंटेड जमीन वाले किसानों को भी इसके अंदर जो है वो नहीं शामिल किया गया है। और आज की रेट में 8 लाख से भी ज्यादा किसान जो है तेलंगाना के अंदर, उनको रायथू बंधु स्कीम का बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। और इस स्कीम के फायदे काफी ज्यादा है। सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया लैंड ओनिंग फार्मर्स को, राइट। और फोकस यही है कि रूरल इंडेप्टनेस से जो है वो बाहर निकालना है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का चक्र जो है उसको तोड़ना है, राइट, किसानों के बीच। तो ये चीज है। हालांकि पीएम किसान जो स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, कहा जाता है कि केंद्र की जो ये स्कीम है वो रायतू बंधु की कॉपी है, मतलब रायतू बंधु को कॉपी करके केंद्र ने जो है ये स्कीम लेकर आई। बट कहा जाता है कि तेलंगाना की जो स्कीम है वो थोड़ी ज्यादा बेटर है पीएम किसान की स्कीम से, केंद्र की स्कीम से कैसे बेटर है। तो रायतू बंधु के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि पर एकड़ के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। बट अगर हम पीएम किसान स्कीम की अगर बात करें तो उसके अंदर जो पैसे दिए जाते हैं वो फार्मर्स की फैमिली के अकॉर्डिंग जो है वो दे दिए जाते हैं, राइट। रायतू बंधु जो है वो एंटीसिपेटेड इनपुट एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि कितना खर्चा आएगा पर एकड़ के हिसाब से, राइट। तो और पीएम किसान के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलता है वो फार्मर्स के ऊपर बेस्ड होता है, या फार्मर की फैमिली के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, कि एक किसान की फैमिली को इतने फलाना अमाउंट जो है वो दे दिया जाएगा पीएम किसान के तहत। कितना अमाउंट है बताओ? तो साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए करके 6,000 रुपए का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पीएम किसान के तहत। तो ये वाली चीज आपको पता होगी, राइट, बेसिक सी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट पीएम किसान के अंदर एक सिंगल पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट जो है वो मिलता है, बट यहाँ पर एकड़ के हिसाब से अमाउंट जो है वो मतलब दिया जाता है 5,000 रुपीज पर एकड़ के हिसाब से रायतू बंधु के अंदर। बस ये एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव आपको जो है वो क्लियर रहना चाहिए, राइट। तो ये था। और हालांकि रायतू बंधु स्कीम को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि लैंडलेस फार्मर्स जो हैं, या फिर वो फार्मर्स हैं जिन्होंने किराए पर जमीन ले रखी है, तो उनको बेनिफिट एक्सटेंड नहीं किया जाता है ना। तो ये चीज है। बट आपको ये बेसिक सी 2-4-5 चीजें, इसके फैक्ट्स बस पता होनी चाहिए रायतू बंधु के बारे में, जो मैंने भी आपको बताया, इतना सफिशियंट है, राइट। तो ये था रायतू बंधु योजना से रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।